बड़े घर की बहू बनकर गरीब की बेटी पछताई। बेटी पार्वती, अपनी माँ से पूछ के आते वक्त तुम सबके लिए गरम गरम समोसे ले आओ। अब पार्वती अपनी माँ की ओर देखकर जो सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही है। माँ, पापा पूछ रहे हैं कि शाम को चाय के साथ समोसे ले आए। ठीक है, बोलो ले आए। दीदी, मेरे को समोसे के साथ साथ आलू टिक्की भी खानी है। दूसरी तरफ से मनोज। ठीक है, छोटे के लिए आलू टिक्की भी ले आऊंगा। अब मनोज अपने गरीब परिवार के लिए समोसे आलू की टिक्की खरीद कर घर ले आता है, जहाँ पार्वती चूल्हे पर गरम गरम चाय उबाल रही होती है। लो भाई, चाय पक भी गई। चलो बढ़िया है, अब फटाफट छान दो, बेटी समोसे ठंडे हो जाएंगे। अब पार्वती कप में सबके लिए चाय छानती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय, समोसे और साथ में गरम गरम टिक्की खाता है। इस तरह रात को मनोज की पत्नी धारणा देर रात तक सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। अरे भाग्यवान, अब और कितने कपड़े सिलोगी, अब छोड़ दो ना। हाँ मम्मी तो सिलाई मशीन पर से हटती ही नहीं है। दीदी, मुझे मेरा खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम लोग शुरू से ही साथ खाना खाते हैं, इसलिए थोड़ा देर इंतजार कर लो, फिर साथ ही खाना खाएंगे। अब धारणा फटाफट कपड़े सिलकर फ्री होती है। तब पार्वती सबके लिए गरम गरम दाल रोटी और मिक्स वेज की सब्जी परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। अब मनोज दिन भर की थकान के कारण बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। वहीं धारणा अपनी दोनों बेटियों को सुंदर रियलिस्टिक कहानियां सुनाती हैं, जिसे सुनते सुनते दोनों ही बेटियां चैन की नींद लेती हैं। चलो, सो गई हैं ये दोनों, मैं भी सो जाती हूँ। इस तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन धारणा अपनी दोनों बेटियों के लिए सुंदर फ्रॉक सूट सिलती है। माँ, आपने ये सूट तो बहुत ही खूबसूरत सिला है, मैं इसमें कितनी प्यारी लग रही हूँ। सच में माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कहती है। वैसे माँ, अब आप किसी डिजाइनर से कम नहीं हो, आपका तो अच्छा खासा बुटीक होना चाहिए। ये सुनकर धारणा उदास होती हुई, हाँ बेटी, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन अभी मैं और तेरे पिताजी सारे पैसे तुम दोनों की शादी के लिए जोड़े हैं। अभी खुद का बुटीक खोलना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं माँ, एक दिन आपका बुटीक जरूर खुलेगा। इसी तरह गरीब धारणा सिलाई और उसका पति लेबर मजदूरी का काम करके जैसे तैसे अपना गरीब परिवार चला रहा था और अपनी बेटी की शादी का खर्चा जोड़ रहा था। इसी तरह एक दिन धारणा सिलाई मशीन पर माथा टेक कर बैठी होती है, जिसे देख उसकी दोनों बेटियां। क्या हुआ माँ, आपने ऐसे सर क्यों झुका रखा है? सर में दर्द हो रहा है क्या? पर माँ, आपको ये दर्द क्यों हो रहा है? आप किसी चिंता से ग्रस्त है क्या? हाँ बेटिया, घर में राशन खत्म हो रहा है और आज तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह से सिलाई मशीन पर बैठी हूँ, लेकिन कोई कस्टमर भी नहीं आया और अब तो कोई आता भी नहीं है, क्योंकि अब सब महंगे महंगे बुटीक में जाने लगे हैं। ऐसे में घर चलाना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं माँ, हमारे पास जो है जितना है हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे। अब दोनों बहन मिलकर अपने माता पिता के लिए थोड़े से चावल और थोड़े दाल से खिचड़ी बनाती है और फिर आलू उबाल कर 2 आलू का चोखा तैयार कर लेती है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ खुशी से खिचड़ी चोखा खाती है। वहीं उनका गरीब पिता, धीरे धीरे पैसों की दिक्कत बढ़ती जा रही है। कुछ समय बाद मुझे अपने दोनों बेटियों की शादी भी करनी है। समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कहीं मैं कर्ज में ना डूब जाऊं। अरे पापा, कुछ नहीं होगा। मेरी और दीदी की पढ़ाई तो अब खत्म होने ही वाली है, हम कोई जॉब ढूंढ लेंगे। हाँ, तुलसी ठीक कह रही है, और जॉब लगते ही सारा घर हम संभाल लेंगे। अब कुछ ही सालों में पार्वती और तुलसी की स्टडी खत्म होती है, जिसके बाद वो छोटे से कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर देती हैं और अपने घर का खर्चा उठाने लगती हैं। धीरे धीरे वो अपने छोटे से घर की मरम्मत कर लेते हैं और एक स्कूटी भी निकलवा लेती हैं, जिसे देखकर पड़ोस के लोग कहते हैं, बाप रे, धारणा का ये गरीब परिवार बेशक गरीब है, लेकिन इनके मन में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है और ये एक दूसरे की फिक्र भी बहुत करते हैं। सच में। और इनकी दोनों बेटियां देखो कितनी काबिल हैं, जो छोटी मोटी नौकरी करके ही सही पर अपने गरीब माता पिता की आर्थिक रूप से मदद कर रही है। वहीं धारणा की दोनों बेटियां अपने माता पिता को एक छोटे से ढाबे पर खाना खिलाने लाती हैं। बेटिया, तुम दोनों तो सच में बहुत काबिल निकली। आज अपने पैसों से अपने गरीब माता पिता को इतने सुंदर ढाबे पर खाना खिलाने लेकर आई हो, और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। माँ, ये तो बस छोटा सा ढाबा है, अगर समय अच्छा रहा ना तो हम आपको 5 स्टार होटल में भी लेकर जाएंगे। अब जहां धारणा का परिवार गरीब होने के बाद भी इतना खुश था, कम चीजों में खुशियां ढूंढ रहा था और आजाद पक्षी की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था, वहीं एक और परिवार था, मल्होत्रा परिवार, जो अत्यधिक अमीर था। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, सुंदर कपड़े, एक्सपेंसिव ज्वेलरी जैसे हर एक चीज उनके पास उपस्थित थी, लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं थे। आइए जानते हैं खुश ना होने के पीछे का कारण क्या था। हे भगवान, न जाने मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई है। हर महीने इसके साथ इतने खतरनाक एक्सीडेंट होते रहते हैं। पता नहीं किसका बुरा किया है मेरे बेटे ने, जिसकी बदुआ इसको खाती जा रही है। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? देवर जी भला किसी का बुरा कर सकते हैं?
वो तो इतने मासूम से है। राइट भाभी। और माँ, ऐसा भी नहीं है कि भैया ड्रिंक करते हैं, पता नहीं फिर भी इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी कौशल्या की सास देवकी कहती है, देखो, हो सकता है कि हमारे पोते के कोई ग्रह खराब चल रहे हो, जिस वजह से उसके साथ एक पर एक हादसे हो रहे हैं। इसलिए अब हमें अतुल के नाम से एक घर में एक कथा करवानी होगी और पंडित जी से उसकी कुंडली भी खुलवानी होगी। ठीक है माँ जी, हम कल ही पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। अब अगले दिन घर में कौशल्या सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाती है। अब पूजा संपन्न होते ही कौशल्या, पंडित जी, पूजा तो बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गई है, लेकिन हमें पूजा के साथ साथ अपने बेटे की कुंडली भी खुलवानी थी, क्योंकि कई सालों से मेरा बेटा कई कठिनाइयों के इर्द गिर्द घूम रहा है। जी ठीक है, एक बार आप अपने बेटे को बुला लीजिए। अब प्रज्ञा जाकर अपने देवर को लेकर आती है। पंडित जी, मेरे सभी दुखों का निवारण कर दीजिएगा, मैं आंतरिक तौर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अब पंडित अतुल का डेट ऑफ बर्थ पूछकर उसकी कुंडली खोलने लगता है। अब जैसे जैसे कुंडली के पन्ने पलटते हैं, पंडित के चेहरे पर भारी शिकंज छाने लगता है। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है देवकी जी। सच तो यह है कि आपका बेटा पिछले जन्म ने जो भी दुष्कर्म करके आया है, उसके परिणाम वो इस जन्म में भोग रहा है। और आपके बेटे ने पिछले जन्म में एक गरीब महिला की संपत्ति छीनी थी, उसको दाने दाने का मोहताज बना दिया था, जिस वजह से जन्म में आपके बेटे के पास सभी सुख सुविधा होने के बाद भी वो उसका सुख नहीं भोग पा रहा है। हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे बेटे को इस संपत्ति का बिल्कुल सुख नहीं है, वो हमेशा ही परेशान रहता है। इसका कोई निवारण तो होगा पंडित जी? जी बिल्कुल, पिछले जन्म में गरीब महिला को तड़पाया है इन्होंने, इसीलिए इस जन्म में आपके बेटे को किसी गरीब महिला से शादी करनी होगी और शादी करके उसका सारा भार उतारना होगा। जैसे उसकी खुशियों का ध्यान रखना होगा, उसको अच्छे कपड़े देना, घुमाना फिराना, और फिर जैसे जैसे वो महिला खुश रहेगी वैसे वैसे इनकी जिंदगी के कष्ट कम होने लगेंगे। हे भगवान, अब देवर जी के इस 2 कौड़ी के ग्रह गोचर की वजह से हमें अपने इस आलीशान घर में एक गरीब लड़की लानी होगी। अच्छा पंडित जी, तो अब आप ही हमें एक सुंदर गरीब लड़की का रिश्ता बता दीजिए। अब पंडित बिना किसी देरी के गरीब पार्वती की तस्वीर देवकी के हाथ में दे देता है। लड़की तो बहुत सुंदर है और पहनावे से गरीब भी लग रही है। पंडित जी, हम इसी के घर अपने पोते का रिश्ता लेकर जाएंगे। अब अगले ही दिन कौशल्या देवकी को ढेर सारा शगुन का सामान लेकर बड़ी सी गाड़ी में गरीब धारणा के घर पहुंचते हैं, जहां धारणा सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है और मनोज उसकी मदद करवा रहा होता है। अरे आप लोग कौन हैं? मैंने आपको कभी देखा नहीं अपने गाँव में। अरे माँ, पहले आप इन्हें अंदर तो बुलाइए। अब कौशल्या देवकी कमरे के अंदर बैठते हैं और शगुन का सामान, जिसमें सुंदर चूड़ियां, गहने और महंगी साड़ियां होती हैं, उसे वो टेबल पर रखती हैं। जी, आपने बताया नहीं आप कौन और ये सब क्या है? अरे घबराइए मत, मैं यहाँ एक पंडित के कहने पर आई। दरअसल मुझे गरीब लड़की का रिश्ता चाहिए था और उन्होंने मुझे आपके घर का पता दिया। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं, और इसी वजह से हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। ये सुनकर गरीब धारणा का पति मनोज, अरे बाप रे, मैं तो 100 बार धन्यवाद करता हूँ उस पंडित का और लाखों बार आपका कि आप मेरी गरीब बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। अब थोड़ी देर बाद विचार करने के बाद कौशल्या और देव के रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। वहीं आस पड़ोस के लोग फौरन धारणा के घर में घुसकर शगुन का महंगा महंगा सामान देखने लगते हैं। अरे बाप रे धारणा, तेरी गरीब बेटी की तो किस्मत ही चमक गई। अरे इतने बड़े घराने से तेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है, अब तो हमारी पार्वती राज करेगी राज। सच में अब तो पार्वती बेटी की जिंदगी जन्नत हो जाएगी वहाँ जाकर। हाँ सही कहा आप लोगों ने, भगवान की दया से मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घराने का रिश्ता आया है और उनकी कोई मांग भी नहीं है, उनको बस मेरी बिटिया रानी चाहिए। अब इसी तरह धीरे धीरे घर में पार्वती की शादी की तैयारी होने लगती है और हल्दी मेहंदी जैसे फंक्शन होते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी एक रात पार्वती की छोटी बहन पार्वती को छेड़ते हुए कहती है, अरे दीदी, अब तो आप जीजू के साथ अपने बड़े आलीशान घर में लग्जरी लाइफ स्पेंड करोगी। अब तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जीजू के पास जाते ही आप अपनी छोटी बहन को भूल जाओ? अच्छा बच्चों, अपनी बड़ी बहन को छेड़ती है? वैसे मैं अपनी छोटी बहन को कभी नहीं भूल सकती, बल्कि मैं तो कहूँगी कि तू हर हफ्ते मुझसे मिलने आती रहना। अब इसी तरह 3-4 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब पार्वती की शादी पूरी विधि विधान के साथ अतुल से हो जाती है। अब शादी करके पार्वती अपने ससुराल आती है और उसका गृह प्रवेश होता है। आओ बहू रानी, कलश गिराकर अपने बड़े घर के ससुराल में गृह प्रवेश करो। अब पार्वती कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है और चारों तरफ से अपने बड़े घर को निहारने लगती है।
हे भगवान, मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मैं इतने बड़े घर की बहू बनी हूँ। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। देवरानी जी, आपका गृह प्रवेश तो हो गया है। एक काम करिए, अब आप देवर जी के साथ अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। अब पार्वती खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है, जहाँ उसका कमरा भी काफी खूबसूरत और एक्सपेंसिव चीजों से भरा हुआ था। अतुल जी, आपका कमरा तो बहुत ही बड़ा है और ये खूबसूरत खिड़की, ये लग्जरी पेंटिंग मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इतना बड़ा घर देखना तो मेरे लिए किसी सपने जैसा था जो आज सच हो गया है। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर कोई बात नहीं, अब ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अब खुशी खुशी पार्वती अपने कमरे में आराम करती है। अब जहाँ पार्वती खुश हो रही थी, वहीं अकेले में प्रज्ञा और कौशल्या बालकनी में। माँ जी, ये गरीब फकीर चंद हमारे घर की बहू बनकर कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रही है। देखा आपने वो कैसे हर एक चीज को निहार रही थी, जैसे पहले कभी उसने देखा ही ना हो। अरे देखा ही कहाँ है इसने कुछ, इनका परिवार तो एक गरीब परिवार है। खैर होने दो, इसे जितना खुश होना है, क्योंकि कल से तो इसकी जिंदगी का तख्ता पलटने ही वाला है। मतलब माँ जी, मतलब ये बड़ी बहू कि मैंने ये शादी सिर्फ अपने बेटे के ग्रह को शांत करने के लिए किया है। जिस दिन उसके ग्रह शांत होंगे, मैं इस गरीब लड़की को इस घर से निकाल फेंक दूंगी, और जब तक ये इस बड़े घर में रहेगी, इस बड़े घर में इसको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब अगले दिन सुबह उठकर पार्वती अपनी माँ की दी हुई सिंपल साड़ी पहनकर खुशी खुशी तैयार होकर ससुराल वालों के सामने आती है। पार्वती के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन तभी पार्वती की सास गुस्से से, ये कैसी गरीबों जैसी साड़ी पहन ली है तुमने बहू? अरे भूलो मत, अब तुम इस बड़े घर की बहू बन गई हो और अब तुम्हारे ऊपर ये गरीबों वाले कपड़े सूट नहीं करते। सच में इन्होंने तो आते ही अपनी औकात दिखा दी। अरे तुम्हारी माँ ने 2 ढंग की साड़ी नहीं दी थी क्या तुम्हें? अब शादी के अगले ही दिन अपने ससुराल वाले के मुंह से ऐसे वचन सुनकर पार्वती के होश उड़ जाते हैं। पर माँ जी, ये मेरी माँ ने बहुत प्यार से मुझे दिया है। छोटी भाभी, प्यार से दिया होगा आपकी गरीब माँ ने आपको ये साड़ी, पर अब उस प्यार को भुलाकर आपको अपने अमीर ससुराल के रीति रिवाज को अपनाना होगा। अब पार्वती को प्रज्ञा हैवी साड़ी, हैवी गहने देती है, जिसे पहनकर पार्वती फिर से तैयार होकर अपने ससुराल वालों के सामने आती है। और इस बार पार्वती की गर्दन में 3 से 4 भारी भारी हार, हाथों में मोटी मोटी सोने की चूड़ियां, बदन पर हैवी साड़ी होती है। माँ जी, अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है, पहले से तो बेहतर लग रही हो। जाओ अब जाकर रसोई में काम करो। अब पार्वती घबराती हुई रसोई में आती है और अपने पूरे ससुराल वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। पकवान बनाने के बाद पार्वती खाने को डाइनिंग टेबल पर रखती है और सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। अब जहाँ सब लोग खाने को स्पून और फोक से खा रहे होते हैं, वहीं पार्वती खाने को हाथ से और काफी आवाज करते हुए खा रही होती है, और उस आवाज से प्रज्ञा और नेहा का दिमाग खराब होने लगता है। What is this देवरानी जी? ये कोई सलीका हुआ खाना खाने का? अरे गाय भैंसों की तरह चबड़ चबड़ ही खा रही हो, बगल में बैठकर थोड़ा तरीके से खा लो। हाँ छोटी भाभी, थोड़ा डिसिप्लिन सीखे। अब आप इस बड़े घर की बहू हैं। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी पार्वती भी। हाँ कोई बात नहीं बहू। अब सभी लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद हल्का खाना बच जाता है। अरे फिर से इतना सारा खाना बच गया। एक काम करो छोटी बहू, इन सारे खाने को जाकर कूड़ेदान में डाल दो। तभी पार्वती हैरान होते हुए, अरे माँ जी, इतने सारे खाने को कूड़ेदान में क्यों डालना है? ये खाना तो अभी सुबह बना है ना, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। अब फौरन पार्वती सारे खाने को फ्रिज में रखने लगती है कि तभी वहाँ पर प्रज्ञा और कौशल्या आती हैं। 2 मिनट का धीरज नहीं है आपके अंदर देवरानी जी? हमारी बात सुनने से पहले ही सारे खाने को फ्रिज में लगाने लग गई हूँ। अरे हमारे घर में बचा हुआ खाना दोबारा कोई नहीं खाता है, अभी इसे डस्टबिन में फेंकिए। हाँ, तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। और हाँ, हमारा परिवार तुम्हारे परिवार जितना गरीब नहीं है जो उन्हें 1 वक्त का खाना 4 वक्त खाना पड़े। माँ जी, मैं तो बस खाना बर्बाद होने से रोक रही थी, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे अभी फेंक देती हूँ। अब पार्वती घबराते हुए सभी खाने को डस्टबिन में डाल देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। अब हर दिन पार्वती के साथ रोका टोकी बढ़ती ही जा रही थी। अब धीरे धीरे पार्वती अपने ससुराल के हैवी पहनावे से परेशान होने लगी थी। वो फिर से एक बार साधारण सी साड़ी पहन लेती है, जिसे देख कौशल्या उसके ऊपर चिल्लाती हुई, छोटी बहू ये सब क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने घर की ये गरीबों वाली 2 कौड़ी की साड़ी मेरे घर में मत पहनना। अरे ऐसी साड़ी तो मैं गरीबों को भी नहीं देती हूँ। माँ जी, मुझे इन हैवी साड़ियों से और भारी गहनों को पहनकर काफी घुटन महसूस हो रही है। अरे तो कोई बात नहीं छोटी बहू, ऐसे ही रहो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे कैसे दिक्कत नहीं है दादी सास, हमारे स्टैंडर्ड पर बात आ रही है इन कपड़ों से। अरे जाओ इसे चेंज करके आओ। अब घबराकर पार्वती अपनी हल्की साड़ियों को उतारकर जबरदस्ती हैवी साड़ी और गहने को फिर से पहन लेती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक सुबह पार्वती दादी सास की साड़ी प्रेस कर रही होती है और अचानक से उसके हाथ से वो कीमती साड़ी जल जाती है। ये देख देवकी, अरे छोटी बहू,
तुमने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अब जहाँ देवकी पार्वती को प्यार से समझाती है, वहीं कौशल्या टेबल पर पड़े पानी के जग को उठाकर पार्वती के मुंह पर फेंक देती है, जिससे घबराते हुए अचानक से पार्वती अपना हाथ गर्म प्रेस पर रख देती है। माँ जी, मेरा हाथ, इतनी सी गलती पर इतना गुस्सा। माँ जी। हाँ तो तुझे क्या लगा, तेरी गलती पर मैं तेरी आरती उतारूंगी? अरे तूने ये कीमती साड़ी कभी देखी भी थी जो नुकसान कर दी? सच में मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती है गरीब लड़की। तभी दर्द से परेशान पार्वती, अरे जब आप लोगों को मुझ गरीब से इतनी दिक्कत ही थी तो आपने मुझे इस बड़े घर की बहू बनाया ही क्यों? मजबूरी थी इसलिए करना पड़ा। अगर मेरे बेटे के ऊपर वो ग्रह दोष ना होता तो तू आज इस घर में नजर नहीं आती। अरे कैसा ग्रह दोष माँ जी? मेरे छोटे बेटे के ऊपर पिछले जन्म के कुछ ग्रह दोष है, जिस वजह से उसको इस जन्म में किसी गरीब घर की लड़की से शादी करना था, इसलिए मुझे अपने बेटे की शादी तुझ जैसे गरीब से करवानी पड़ी। अब ये सब सुनती हुई पार्वती का पति वहां पर आता है। माँ, सिर्फ शादी ही नहीं करनी थी, हमें उस गरीब लड़की का भार भी उठाना था, लेकिन आप तो उसके ऊपर भार बनती जा रही हैं। बेचारे की जिंदगी किसी पछतावे से कम नहीं है यहाँ पर। अब पार्वती नम आंखों से अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। तभी कौशल्या जहर उगलती हुई कहती है, चुप कर तू, अब तू नहीं सिखाएगा मुझे कि मुझे घर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। अब ये सुनकर रोती हुई पार्वती अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन कौशल्या अपनी बहू को धमकाते हुए कहती है, मेरी बात ध्यान से सुन, आज हम लोग अपने एक लग्जरी विला का ओपनिंग करने जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस और मीडिया वाले भी वहाँ होंगे, तो वहाँ पर अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर रहना। उन्हें जरा सा भी नहीं पता चलना चाहिए कि तू इस घर में पछता रही है। अब दुखी मन से पार्वती तैयार होती है और अपने पूरे ससुराल वालों के साथ लग्जरी विला के पास आती है। कौशल्या रिबन काट कर अंदर जाती है, जहाँ पूरे कॉन्फ्रेंस मीडिया वाले उसके पीछे पीछे होते हैं और पूरे परिवार की तस्वीर खींच रहे होते हैं। वहीं प्रज्ञा अपनी देवरानी का हाथ धीरे से मोड़ती हुई, देवरानी जी, माँ जी ने बोला था ना चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए, हंसती रहो, हंसती। अब पार्वती घबराकर हंसती है और तस्वीर क्लिक करवाती है। अब कुछ देर बाद पूरा परिवार विला से वापस घर आता है। अब इसी तरह कुछ दिन बाद घर में कुछ मेहमान आते हैं और पार्वती जैसे ही उनसे मिलने के लिए आती है, प्रज्ञा और निधि उसे कमरे में जाकर बंद कर देती हैं। अरे मुझे यहाँ बंद क्यों किया है? मुझे भी मेहमानों से मिलना है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। मुंह बंद करो, तुम्हें मेहमानों के सामने आने की जरूरत नहीं है। हाँ बड़ी भाभी ठीक कह रही है, आप जैसी गरीब बहू रईसों के मेहमानों से मिलने के काबिल नहीं है। इतना कहकर नेहा और प्रज्ञा वहां से चली जाती हैं और मेहमानों के सामने आकर बैठ जाती हैं। वहीं पार्वती ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट सी जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हे भगवान, मैंने तो सोचा था मैं इस बड़े घर की बहू बनकर राज करूंगी, लेकिन दिन पर दिन ये बड़ा घर मेरे लिए पछतावे का कारण बनता जा रहा है। इस बड़े घर से ज्यादा खुश तो मैं अपने गरीब घर में थी, जहाँ सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार था। यहाँ तो सब बस मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं। तभी अचानक अतुल आकर कमरे का दरवाजा खोलता है। अरे तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना पार्वती? अब पार्वती फटाफट अपने आंसू पोंछकर, मैं ठीक हूँ। अब इस तरह एक दिन नेहा की कुछ फ्रेंड्स आती हैं। वो इंग्लिश में पार्वती से सवाल करती हैं, हेलो डियर, हाउ आर यू? अब गांव की पार्वती शिवानी के साधारण से इंग्लिश में पूछे गए सवाल का उत्तर नहीं दे पाती। Why is she totally quiet? What happened to you, dear? छोटी भाभी जवाब दो, चुप क्यों हो? आपको इंग्लिश नहीं आती क्या? नहीं, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। इतना कहकर घबराते हुए पार्वती वहां से चली जाती है और कुछ समय बाद नेहा की सभी फ्रेंड्स भी वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद नेहा एक इंग्लिश मैगजीन उठाकर पार्वती के कमरे में आती है और उसके मुंह पर फेंकती है। आज तो मेरी बेइज्जती करवा दी छोटी भाभी आपने। पराइंदा मत करवाना। ये पकड़ो इंग्लिश मैगजीन, फुर्सत हो तो इसे एक बार पढ़ लेना। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। वहीं पार्वती मायूस होकर, हे भगवान, मेरी छोटी बहन मुझसे कितना प्यार करती थी और यहाँ मेरी नंद पल पल मुझे तकलीफ पहुँचाती है। इसी तरह अगले दिन पार्वती घर के बाहर एक भिखारी को कपड़ा और पैसा दान कर रही होती है कि तभी वहां पर कौशल्या आती है और उसका हाथ मरोड़ते हुए कहती है, अरे अपने घर में कभी गरीबों को 2 रुपए भी दिया था जो मेरे घर का धन उठा कर गरीबों में बांट रही है? माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भिखारी सच में बहुत लाचार था, इसलिए बस मैंने उसकी थोड़ी सी मदद की। और हमारे घर में क्या पैसों की कमी है जो आप ऐसा कह रही हैं? अरे हम अमीर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम राह चलते हर गरीब की जेब भरते रहे। गलती हो गई माँ जी, अब कभी कोई दान नहीं करूँगी। अब ये सुनकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, आखिर क्यों मैंने इस बड़े घर में शादी की?
ये शादी मेरे लिए एक पछतावे का कारण बन गया है, क्योंकि अब ये बड़ा घर मेरे लिए घर नहीं बल्कि एक पिंजरा समान हो गया है, जहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाती। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पार्वती की गरीब माँ और उसकी बहन उससे मिलने के लिए उसके घर आती हैं, जहाँ दरवाजे पर ही कौशल्या उन्हें जलील करने लगती है। अरे तुम लोग यहाँ किससे पूछ कर आए हो और क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अब ये सब सुनकर पार्वती की माँ के तो होश उड़ जाते हैं। जी, मैं अपनी बेटी से मिलने आई थी, बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं। तभी वहाँ पर भागी भागी पार्वती आती है। अरे माँ छोटी, तुम आओ ना, अंदर आओ। चुप करो, ऐसे कैसे अंदर आओ? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस बड़े घर में अपनी गरीब माँ और बहन को बुलाने की। अरे तुम्हें इस बड़े घर में जगह दे रखी है, वही बहुत बड़ी बात है, और आप लोग चले जाइए यहाँ से। अब ये सब सुनकर धारणा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो आंखों में आंसू लिए अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। वहीं अब पार्वती अपनी माँ को ऐसा जाता देख भिलक भिलक कर रोने लगती है। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं पल पल इस घर में रहकर अब पछता रही हूँ और हर दिन मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आपको मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तभी दूर से प्रज्ञा, अरे बस, अब ड्रामा करना छोड़कर घर के काम करो। अब पार्वती इतनी तकलीफों के बाद भी पूरे परिवार वालों के लिए खाना बनाती है, घर में झाड़ू लगाती है, सबके गंदे कपड़े धोकर सुखाती है। दूसरी तरफ पार्वती की माँ पार्वती के ससुराल में हुए सभी चीजों की व्याख्या अपने पति से कर रही होती है। हे भगवान, धारणा जिस हिसाब से तुम बता रहे हो, मुझे तो लगता है हमारी बेटी भी उस बड़े घर में जाकर पछता रही होगी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी अपनी बेटी के चेहरे पर कोई खास चमक नहीं दिखी, बल्कि वो तो परेशान और मायूस लग रही थी, और साथ ही उसकी सास हमारी गरीबी से घृणा कर रही थी। माँ, मैंने तो दीदी से कहा था, दीदी आप बड़े घर में जाकर बहुत लग्जरी लाइफ स्पेंड करोगी, लेकिन मेरी दीदी तो मुझे लगता है वहाँ जाकर पल पल पछता रही है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और पार्वती की माँ धारणा अपनी बेटी की याद में उसके लिए एक सुंदर साड़ी सिलाई मशीन से सिलती है। माँ, ये साड़ी किसके लिए सिल रही हो आप? तेरी बड़ी बहन के लिए। सोच रही हूँ उसे कोरियर द्वारा ये साड़ी भिजवा दूँ। अब मैं उससे मिल नहीं पाई तो कम से कम उसको अपने हाथ की ये साड़ी तो दे दूँ, इसी बहाने वो थोड़ा खुश हो जाएगी। अब धारणा कोरियर के द्वारा वो साड़ी अपनी बेटी के बड़े ससुराल में पहुंचवाती है। पार्वती कोरियर वाले से कोरियर लेकर घर में आती है और डिब्बे को खोलती है। अरे दादी माँ देखो, मेरी माँ एक टेलर है और उन्होंने अपने हाथ से मुझे कितनी खूबसूरत साड़ी बना कर दी है। हाँ, ये साड़ी तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। हाँ बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। अब पार्वती थोड़ी खुश होती है कि तभी वहां पर कौशल्या आती है और उसके हाथ से साड़ी छीनकर उसे बीच में से फाड़कर फेंक देती है। इतनी भी कुछ खास नहीं है ये साड़ी, और क्यों भिजवाया तुम्हारी माँ ने इसे? तुम्हारी माँ को पता नहीं है कि हम कितने महंगे कपड़े पहनते हैं? अब अपनी माँ की भिजवाई गई साड़ी टुकड़ों में बिखरा देख पार्वती की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। माँ जी, ये क्या किया आपने? मेरी माँ ने मुझे ये बहुत प्यार से दिया था। अरे मैं नहीं पहनती आपके इस बड़े घर में इस साड़ी को, मैं तो बस इसे अपने सीने से लगा कर रखती अपनी माँ की याद में। इस साड़ी में ऐसा क्या है जिसे पकड़कर तुम अपनी माँ को याद करोगी? अरे उन्हें कुछ भिजवाना ही था तो कोई कीमती चीज भिजवाती ना। तभी गुस्से से देवकी, बहू तू ये सब क्या कह रही है? अरे तू पल पल अपनी गरीब बहू को तड़पा रही है। भूल मत कि हमें इसको इस घर में खुश रखना है। दादी, माँ तो ये सारी बातें लगता है भूल चुकी हैं, तभी मेरी पत्नी को पल पल रुलाती रहती हैं। और सच कहूँ तो अब मेरी पत्नी इस घर में आकर बहुत पछता रही है, ये सब उसके चेहरे से साफ झलकता है। वहीं पार्वती रोती रोती अपनी माँ की फटी साड़ियों को उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। अभी इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अतुल देर रात घर आता है और उसके सर पर गहरी चोट लगी होती है। माँ। अरे अतुल जी, आपको क्या हो गया है? आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पार्वती, रास्ते में गाड़ी वाले ने मुझे ठोक दिया। मैं जब तक उसे कुछ कहता तब तक वो गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। मैं जैसे तैसे करके घर आया हूँ। हे भगवान प्रभु, मेरे पोते की रक्षा करना। अब पार्वती अतुल को जैसे जैसे कमरे में लाती है और उसके सर पर पट्टी और जख्मों पर मरहम लगाने लगती है। बहू, अपने पति का ख्याल रखना, इसकी रक्षा तुम ही कर सकती हो। माँ जी, और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? शादी के बाद तो अतुल की विपदा कम हो जानी चाहिए थी ना। बहू, विपदा तो तब कम होती ना जब तू गरीब घर की लड़की को इस घर में खुश रखती। अरे दादी माँ, आप भी ना पता नहीं क्या क्या कहती हैं। वो खुशी तो है इस घर में। अब देवकी की जरा भी नहीं चलती। वहीं पार्वती अपने पति की दिन रात सेवा पानी करती है, जिससे कुछ ही हफ्तों में अतुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर अचानक पार्वती की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी बहन उसे कॉल करती है। माँ, आप
चिंता मत करो। और छोटी, तू माँ का ख्याल रख, मैं आज ही घर आ रही हूँ। अब पार्वती फटाफट अपना सामान पैक करके घर से निकल ही रही होती है कि तभी कौशल्या उसके हाथ से बैग छीन कर, अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो हमसे बगैर पूछे? माँ जी, अभी मेरे पास समय नहीं है। मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे उनके पास जाना होगा। क्या कहा? तुम्हें अपनी गरीब माँ के पास जाना है? और कोई जरूरत नहीं है, तुम अब इस बड़े घर की बहू हो, इसलिए अब तुम अपने गरीब माता पिता से सारे रिश्ते नाते तोड़ दो। हाँ देवरानी जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, और आप चलेगी तो इस घर के काम कौन करेगा? अब कौशल्या और प्रज्ञा मिलकर पार्वती को उसके पीहर जाने से रोकते हैं। कौशल्या, आखिर क्यों अपनी गरीब बहू को तिल तिल तड़पा रही है? अरे भूलो मत, इसी की सेवा पानी से अतुल की तबीयत ठीक हुई है, और तुम उसे ही अपनी बीमार माँ से मिलने नहीं दे रही हो। तो क्या हो गया? पति की ही तो सेवा की है इसने, और तुम खड़ी क्या हो? चलो जाओ यहाँ से कमरे में। अब रोती हुई पार्वती कमरे में आ जाती है और उस दिन के बाद से पार्वती अपने बड़े घर के ससुराल में खुद को कठपुतली सामान बना लेती है। तभी एक रोज अतुल बालकनी के ग्रिल पर पैर अड़ाकर खड़ा होता है कि तभी अचानक से मधुमक्खी आकर उसके पैरों पे काटती है और वो भौंकलाता हुआ अपने पैरों को पटकने लगता है। और इसी दौरान बालकनी में अतुल का बैलेंस बिगड़ता है और वो तीसरी मंजिल से नीचे आकर गिरता है, जिससे अतुल का सारा शरीर जख्मी हो जाता है। अब घर के सदस्य फौरन अतुल को अस्पताल लेकर आते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर अतुल को व्हील चेयर पर बिठा देते हैं। अब व्हील चेयर के साथ कौशल्या अपने बेटे को लेकर घर आती है। माँ जी, मुझे लगता है कि हमें एक बार और पंडित जी को बुला लेना चाहिए, क्योंकि अतुल की विपदा कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। अब अगले दिन कौशल्या दोबारा से घर में पंडित बुलाती है और इस बार भी पंडित जैसे ही अतुल की कुंडली पढ़ना शुरू करता है, उसके चेहरे की रौनक खत्म होने लगती है। क्या हुआ पंडित जी, आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी है? देवकी जी, आपके पोते की कुंडली के ग्रह दोष तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और अभी के ग्रह गोचर ये दिखा रहे हैं कि आपका बेटा अभी भी किसी गरीब घर की लड़की को पल पल तड़पा रहा है। अब ये सुनकर गुस्से से अतुल कहता है, ठहरिए पंडित जी, इस बार गलती मेरी नहीं, इस बार वो गरीब लड़की जो पछता रही है और तड़प रही है, उसकी तड़प का कारण मेरी माँ है। अब ये सुनकर पार्वती की आंखों से झांझर आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देख पंडित, ये स्त्री इतना रो क्यों रही है? पंडित जी, ये वही गरीब लड़की है जिसे मैं शादी करके इस घर में लेकर आया था, लेकिन मेरी माँ ने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बदसलूकी की है। कौशल्या जी, आपने ये सब करके अपने बेटों के कर्मों का पाप और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर यही हाल रहा तो आपका बेटा कभी भी भगवान को प्यारा हो सकता है। अब इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। देखो कौशल्या, आज अपने बेटे के हर कष्ट की जिम्मेदार तुम हो। अगर आज तुमने अपनी गरीब बहू का ख्याल रखा होता तो अब तक मेरे पोते के सारे पाप कट चुके होते, लेकिन तुम तो लगी उस बेचारी को तड़पाने। और हाँ, अगर तुम किसी के बच्चे को तड़पाओगी तो तुम्हारा बेटा कभी खुश नहीं रह पाएगा। और बड़ी बहू, तुमने तो जो किया है, मुझे लगता है तुम्हें तो शायद कोई संतान भी पैदा ना हो। अब ये सुनकर कौशल्या और प्रज्ञा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और अब वो दोनों ही पार्वती से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। बहू, मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर अमीरी का अहंकार आ गया था, जिस वजह से मैं अपने ही बेटे की जिंदगी को नाश करने पर तुल गई थी। पर आज से मैं और मेरा पूरा परिवार तुम्हें इतना खुश रखेगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। देवरानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको बहुत तकलीफ दी है। शायद भगवान मुझे इसके लिए भी कभी माफ नहीं करेगा। अब पार्वती अपने ससुराल वालों को माफ कर देती है और दिन रात अपने पति की सेवा करने लगती है। वो टाइम से अतुल को दवाई देती है, उसके पैरों की मालिश करती है, जिसके कारण अतुल कुछ ही महीनों में ठीक हो जाता है। बहू, आखिरकार तूने अपनी कड़ी मेहनत से मेरे बेटे को फिर से ठीक कर दिया। तू बहू नहीं, तू साक्षात देवी है, देवी। अब पार्वती के ससुराल वाले पार्वती से बहुत प्यार करने लगते हैं। वो अब पार्वती को बाहर घुमाने ले जाते हैं, उसको शॉपिंग करवाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं और साथ ही पार्वती के घर वाले पार्वती से मिलने आते हैं तो कौशल्या उनकी भी खातिरदारी करती है। धारणा जी, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, जो बातें हो गई, पर अब मुझे मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है अपने ससुराल में। भगवान की दया से अब सब कुछ ऐसा ही रहे। अब ऐसा ही रहेगा, आज चिंता मत कीजिए धारणा जी। अब इतना ही नहीं, पार्वती के गरीब माता पिता जब पार्वती से मिलकर घर जाने लगते हैं तो कौशल्या उनको भर भर के भेंट में सोने और कीमती साड़ियां देती है। अब इस दिन के बाद धारणा की माँ की टेंशन अपनी बेटी को लेकर खत्म हो जाती है। वहीं पार्वती भी अपने बड़े ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती